स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिकल डीलिंग में। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। दोस्तों, घर बनाने का सपना हर किसी का होता है। सब लोग चाहते हैं कि सबसे पहले उनका एक अपना घर हो। तो जब भी किसी को घर का सपना पूरा करना होता है तो कुछ लोगों के पास इतने रिसोर्सेज पहले से ही होते हैं कि वो लोग डायरेक्टली जाके अपना घर खरीद सकते हैं। लेकिन इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है और घर का सपना पूरा करने के लिए अपने पर्सनल रिसोर्सेज के अलावा जरूरत आती है होम लोन लेने की। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आज का टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोन का होने वाला है। मार्केट में लोन लेने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और एंड में नंबर आता है एनबीएफसी का। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे लोन लेना चाहते हैं। अगर आपका सिविल का रिकॉर्ड अच्छा है और आप खुद से मेहनत कर सकते हैं तो सरकारी बैंक आपको सबसे कम रेट ऑफर करते हैं। उसके बाद नंबर प्राइवेट बैंक का आता है और अगर इन दोनों में आपकी बात नहीं होती है तो एनबीएफसी पे भी आप जाके लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर रहता है। लेकिन लोन की प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप बैंक से अच्छे से डील कर पाएंगे और अपने पैसे की भी बचत कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और शेयर भी कर देना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी आप लोन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता करना चाहिए। बैंक एम्प्लॉय से बात करते समय उसे क्लियर कर दें कि वो आपको एक बार में ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना कर दे दे। या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लोन अप्लाई कर रहे हैं तो सेम बात आप उन्हें भी बोल कर चलें। देखिए, बैंक वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके चलने पड़ते हैं, तो ऐसे में वो बार बार आपको परेशान करके कभी किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, कभी किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं और कहते हैं कि सर ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद भी वो आपसे किसी नए डॉक्यूमेंट के बारे में बोल दें। तो ऐसे में आपको उनसे पहले ही डिस्कशन कर लेना चाहिए कि भाई जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपको डिटेल प्रोवाइड कर दें, जिससे आपका कीमती समय और मेहनत दोनों बचेगी। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना कर दी है वो डॉक्यूमेंट्स की जो नॉर्मली बैंक में लगते हैं लोन एप्लीकेशन के टाइम पर, लेकिन हो सकता है कि इस लिस्ट के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जिन्हें बैंक वाले अपनी तरफ से मांग सकते हैं। तो आप ये पहले से ही उनसे डिस्कस करके चलें कि भाई आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप प्लीज़ मेरे को वो मेंशन करके दे दो, ताकि मैं उस फाइल को आपकी जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकूं। अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इनकम बैंक की कमाई का सबसे मेन सोर्स है आज के टाइम में, और यहीं आपके पास चांसेस होते हैं उनसे डील करने का। अगर आप अलर्ट होकर उनसे डील करेंगे तो आपको अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। जब भी लोन लेने का प्लान करते हैं तो एक बारी अलग अलग बैंक से चेक ज़रूर करें कि भाई कौन सा बैंक आपको किस रेट पर लोन प्रोवाइड कर रहा है। और जो इस भी बैंक से आप फाइनल करते हैं, जिस भी बैंक को आप फाइनल करते हैं, तो एक बारी उनसे फाइनल नेगोशिएट ज़रूर करें। आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मेरी सिबिल का रिकॉर्ड अच्छा है, मेरा पास पेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, मेरा इनकम का सोर्स अच्छा है, तो मुझे थोड़ा सा आप जो भी आपने रेट ऑफर किया उसमें थोड़ा सा आप मेरे को कंसेशन प्रोवाइड कीजिए। अब होता क्या है कि बैंक वाले भी ये देखते हैं कि कोई कस्टमर, अगर उनके पास अच्छा कस्टमर आ रहा है, अच्छे कस्टमर की हर बैंक को नीड होती है, क्योंकि बैंक अपना पैसा फंसाना नहीं चाहता कहीं भी। तो वो अगर देखता है कि भाई कोई कस्टमर अच्छा आ रहा है जिसका सिबिल का रिकॉर्ड अच्छा है कि और उसकी इनकम का सोर्स अच्छा है, तो बैंक वाले भी थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर नेगोशिएट ज़रूर कर लेते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई मैं आधे % से कितनी मेरी वैसे सेविंग हो जाएगी, तो मैं आपको एक जनरल आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं गूगल पे। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई 20 लाख का लोन अगर आप 20 साल के लिए लेते हैं और आपको 9% पे लोन अगर ना मिल के 8.5% पे मिलता है, तो ऐसे केस में भी आपकी हर साल की सेविंग 7 से 8 हज़ार रुपये की होती है और वो 20 ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपये की सेविंग हो जाती है। तो ऐसे में आप जब भी बैंक के साथ डील करें तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रख के चलें। अगला पॉइंट आता है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी वेरी करती है 1 से लेकर शायद 2% के बीच में। तो जब भी आप लोन लेने वाले हैं तो एक बारी अपने बैंक के साथ ज़रूर चेक कर लें और कोशिश करें कि अगर वो इसमें भी कुछ नेगोशिएट कर पाएँ आपके साथ, तो यहाँ भी आप कुछ हद तक अपनी सेविंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में चेक ज़रूर कर लें कि भाई वो क्या परसेंटेज रहने वाली है जिस पर वो आपका लोन प्रोसेस करने वाले हैं।
प्रोसेसिंग फ़ी के बाद नंबर आता है एक ऐसे चार्ज के बारे में बात करने का जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। ज़रूरी नहीं कि हर बैंक इस चार्ज को आपसे लेगा ही लेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ बैंक आपसे इसके बारे में बात भी कर लें। अब होता क्या है कि आप ज़रूरी नहीं कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है आप उसी बैंक से लोन लें, हो सकता है कि आप किसी और बैंक से लोन लें। तो ऐसे में हो सकता है कि वो बैंक आपके सामने कंडीशन रख दे कि भाई आपको लोन तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको हमारे यहाँ पे अकाउंट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में उनसे पहले ही बात कर सकते हैं कि भाई अगर मेरे को अकाउंट खोलने की ज़रूरत आती है तो कौन से चार्जेस मुझे अप फ्रंट पे करने पड़ेंगे, कितना मिनिमम बैलेंस मुझे आपके साथ रखना पड़ेगा और कितने टाइम तक के लिए रखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को भी आप अपने बैंक से ज़रूर क्लियर करके चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है लीगल फीस। लीगल फीस जो कि आप अपने एडवोकेट को पे करते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर तैयार करने और उसको फाइल करने के लिए। अब ऐसे में एक चैलेंज आपके सामने ये आ सकता है लोन लेते वक्त कि जो भी लोन दे रहा है आपको बैंक, वो आपके सामने ये कंडीशन रख सकता है कि भाई आप किसी भी एडवोकेट को बाहर से हायर नहीं कर सकते अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के पेपर बनाने के लिए और उसको फाइल करने के लिए। जो भी एडवोकेट रहेगा वो हमारे पैनल के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ऐसे में आपकी मजबूरी बन जाती है कि भाई आपको बैंक से एम्पैनल्ड एडवोकेट के पास ही जाना पड़ेगा प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवाने के लिए, उसको फाइल करने के लिए। कोई बात नहीं, इसमें कोई चैलेंज नहीं है, बट लेकिन सबसे पहले आप उनसे ये पूछ लीजिएगा कि भाई उस एडवोकेट की पेपर्स को तैयार करने की फीस कितनी रहने वाली है। अगर वो फीस मार्केट में जो आपके पास अपना एडवोकेट है उस फीस के बराबर ही है तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर उसकी फीस, मान लीजिए आप नॉर्मली 10,000 रुपए पे करते हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स तैयार करके उसे फाइल करने के लिए, और उसकी जो बैंक से एम्पैनल्ड एडवोकेट है उसकी फीस 20,000 30,000 रुपए है, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। ऐसे में आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं कि भाई मैं अपना एडवोकेट हायर नहीं कर रहा, लेकिन जो आपका एडवोकेट है वो मेरे को काफी महंगा पड़ रहा है, तो क्या मुझे होने वाले इस लॉस के लिए आप सेट ऑफ करेंगे, क्या उसकी फीस कम हो सकती है। अगर बैंक कहता है कि भाई हम कम कर देंगे तो आपके पास कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर बैंक वाला कहता है कि नहीं, हमारी उस एडवोकेट की फीस कम नहीं होगी, तो अगर आपके पास दूसरे बैंक में जाने का ऑप्शन है तो आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरे बैंक में जाने का ऑप्शन नहीं है तो आपको मजबूरी में उस बैंक के पास जाकर उस एडवोकेट की हाई फी पे करके ही आपको लोन के लिए आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। लीगल फी के बाद नंबर आता है लोन इंश्योरेंस का। अब आप कहेंगे लोन इंश्योरेंस ये क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर के अलावा अगर आप कार भी लेने जाते हैं ना, नई कार लेने जाते हैं और लोन पे लेने जाते हैं, तो वहाँ भी बैंक जब लोन देता है तो वो आपसे लोन इंश्योरेंस करवाता है। अब ये लोन इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई कोई भी बैंक अपने लोन देते समय अपने पोर्टफोलियो में कम से कम रिस्क रखना चाहता है। अब आपको लोन तो उन्होंने दे दिया, बैंक वालों ने, या किसी को भी लोन तो दे दिया, लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि पता नहीं है कि कब किसके साथ घटना दुर्घटना कब हो जाए। अब अगर आप घर में कमाने वाले अकेले हैं तो आपके जो पीछे रह जाते हैं तो उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोन को वो पे नहीं कर पाते। तो ऐसे में बैंक वालों ने अब ये चीज़ कर दी है कि भाई वो आपसे को लोन देते हुए इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब वो जो इंश्योरेंस करवाते हैं ना, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपकी जेब से ही जाएगा और वो हर साल जाएगा जितने भी टाइम के लिए आपने लोन लिया है। तो इस पॉइंट को आपको बड़े गौर से समझने की ज़रूरत है। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक से ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई इसमें इंश्योरेंस कितना रहेगा, कितना उसका प्रीमियम रहेगा, कितने टाइम के लिए रहेगा, और क्या मैं ये इंश्योरेंस बाहर से ले सकता हूँ। मान लीजिए कि भाई अगर आपके पास ये ऑप्शन है बाहर से लेने का और आपको बाहर से सस्ता इंश्योरेंस मिल रहा है, तो फिर आप बैंक के लोन पर इंश्योरेंस बैंक वालों से मत लेना, उस केस में आप बाहर से लेना। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको उनके पास से ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं होता कि भाई बैंक वाले आजकल इंश्योरेंस कवर भी साथ में इसके लगाकर दे रहे हैं, जिसका वो एडिशनल प्रीमियम आपसे चार्ज करते हैं। तो इस पॉइंट को आप बैंक से ज़रूर कंफर्म करके चलना लोन के लिए अप्लाई करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपेमेंट के बारे में बात करने का, प्रीपेमेंट की टर्म्स और उसके चार्जेस के बारे में बात करने का। यहाँ जब भी आप लोन लेने जाते हैं ना, तो ये एक बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है आपके लिए
जब आप लोन लेने जाएंगे तो इसके बारे में आप जरूर जानकारी लेना बैंक के पास जाकर कि आपको लोन अगर अपने टाइम से पहले पे करना पड़ा, मान लीजिए कि आपके पास कुछ एडिशनल इनकम कहीं से आ जाती है और आप उसे पहले पे करना चाहते हैं, तो क्या बैंक आपको पे करने के लिए अलाउ करता है? और अगर अलाउ करता है तो क्या वो आप पे एडिशनल चार्जेस या पेनल्टी उस पे लगाएगा? क्योंकि बैंक ने आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लोन दिया है। मान लीजिए कि आपने लोन के लिए जब अप्लाई किया था तो आपने कहा था कि भाई मुझे लोन जो चाहिए वो 20 साल के लिए चाहिए, बैंक ने आपको 20 साल के लिए लोन दे दिया था। अब आप 10 साल बाद ही आपको कुछ एडिशनल इनकम कहीं से इतनी आ गई कि आप कहते हैं कि भाई मेरे को अब लोन को आगे कैरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसे पे करना चाहता हूं। तो ऐसे केस में होता क्या है कि बैंक को अपने इंटरेस्ट का लॉस होता है अगले 10 सालों के लिए, जो कि उन्होंने सोच के रखा था कि भाई आप इस लोन को अगले 10 साल तक और चलाएंगे, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे अभी पे करना है। तो ऐसे में उनको इंटरेस्ट का अपना लॉस हो रहा है ना, इंटरेस्ट इनकम का। तो ऐसे में वो कुछ हद तक उस इंटरेस्ट इनकम की रिकवरी पेनल्टी लगाकर करते हैं। तो ये आप चीज इस बारे में उनसे बात जरूर करना कि भाई अगर मैं इसे प्री पेमेंट करना चाहूँ लोन को तो कितने चार्जेस मुझे एडिशनल पे करने पड़ेंगे, कितनी पेनल्टी आप मुझसे एडिशनल लेंगे। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है लोन के बारे में। शुरुआती जब आप जाते हैं बैंक के पास तो शुरुआत में ये इसके बारे में जरूर बात करना। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, जिसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपके पास एडिशनल खर्चा आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कमीशन की। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू लोन अप्लाई किया है या आपको किसी प्रॉपर्टी डीलर ने बोला है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोन करवा देंगे और आपने उस पर यस बोल दिया है, तो आपको ये मत समझ के चलना कि भाई वो आपको फ्री में चैरिटी कर रहा है। वो फ्री में चैरिटी नहीं कर रहा, वो आपके लिए फ्री में कुछ नहीं करने वाला। वो इसके लिए बकायदा आपसे कमीशन लेगा, या फिर एजेंट जिसके थ्रू आप लोन अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे कमीशन लेगा। और ये कमीशन का रेट 1%, 2% से लेके 5% तक भी हो सकता है और शायद किसी किसी केस में उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो अगर आपने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया, अगर इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया, तो आपके ऊपर ये एडिशनल खर्चा आ सकता है। अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू भी लोन अप्लाई किया है ना, अगर आपसे वो 5% की डिमांड करता है तो आप खुलकर नेगोशिएट करें कि भाई मैं तेरे को 5% नहीं देने वाला हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 1% दूंगा या 2% दूंगा। अब वो क्यों मांगते हैं इस फीस को? वो उनका थोड़ा सा ये मान के चलिए कि वो आपके लिए सारा भाग दौड़ का काम करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपके पार्ट पे होता है वो आपसे लेकर आगे फाइल को बढ़ाते हैं। जो भी मतलब भाग दौड़ी वाला काम रहेगा वो आपके बिहाफ पे करते हैं। तो इस केस में वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं। अब वो कमीशन 1-2% तक तो ठीक है कि भाई ठीक है, 1-2% तक तो मैं बियर कर लूंगा, लेकिन अगर लोन का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में 1-2% भी काफी हो जाती है। तो ऐसे में अगर लोन का अमाउंट ज्यादा होता है तो ऐसे में आप उनसे एक फिक्स्ड अमाउंट के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई मैं तुम्हारे को इस लोन के लिए इतना अमाउंट मैं दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और अगर लोन का अमाउंट कम है तो उस केस में तो वो आपसे 1-2% के पे ही चार्ज करेंगे। तो ऐसे में आपको इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और खुलकर नेगोशिएट करें इस पॉइंट के बारे में, बिल्कुल बिना हिचके। आखिरी पॉइंट आता है मिसलेनियस चार्जेस का। अब ये वो चार्जेस हैं कि जो छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जिसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते, बट लेकिन वो छोटे छोटे चार्जेस करते भी कई बार काफी ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं। तो ये आपको बैंक से पहले ही पता कर लेना है कि वही मिसलेनियस चार्जेस में आपके पार्ट पर क्या क्या रहने वाला है। कि अगर आपको मान लीजिए कि भाई लोन की फाइल की एडिशनल कॉपी चाहिए, आपसे प्रो ओरिजिनल मिस हो गई तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे, कुछ की अगर आपको फोटो कॉपी की जरूरत पड़ती है तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेशन की क्या कुछ फीस रहेगी। फील्ड इन्वेस्टिगेशन बेसिकली ये वो फीस है जो कि आपकी जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन अप्लाई किया है, तो वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है बैंक के द्वारा। तो क्या इसकी कुछ एडिशनल फीस आपके पार्ट पर आएगी या नहीं आएगी? इसके अलावा कुछ क्या और कुछ भी एडिशनल चार्जेस रहने वाले हैं, तो उन चीजों को लेकर के आप उनसे पहले ही डिस्कस कर लें। अदरवाइज हो सकता है कि छोटे छोटे चार्जेस करते करते भी ये कुछ हजार में आपके पास पहुंच जाए, फिर आपको बाद में लगेगा कि ये चीजों की मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनके बारे में भी उनसे डिस्कस कर पाता। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए। और अगर आपको पता है और आप जब नेक्स्ट टाइम अपने लोन के लिए जाएंगे और आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखा, तो आप काफी सारे अपने पैसों की बचत कर पाएंगे और एडिशनल खर्चों से अपने बच पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें अपने जानकारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।